बुनियाद जो होती है वो शागिर्द होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं। जितने भी औरतें आई हैं वो सिर्फ एम्पावरमेंट की वजह से। जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो हमारी पंचायतों ने डेवलपमेंट की है। जूते कट जाते थे एक एमएलए के पास जाते जाते, फिर भी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते सुनते सहर हो गई। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर, और मैं प्रोग्राम की को होस्ट सुरखाब जहरा। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुंचाना। तो नाजरीन इसी घर से हम आज आए हैं साउथ कश्मीर के कुकरनाग इलाके में, जो कि पहले ही टूरिस्ट मैप पे मौजूद है, और जानेंगे यहाँ के लोगों के क्या कुछ ख्यालात है अपने टूरिज़्म को बढ़ाते हुए या तरक्की के मुताबिक। तो नाजरीन चलिए सीधे इनके साथ बात करते और जानते हैं इनके हालात। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले यहीं पे रूबरू की टीम का एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें हमने बहुत सारे मसाइल एजुकेशन के बारे में रेज़ किए थे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची। आज हम गवर्नमेंट का किसी हद तक मशकूर हैं कि उन्होंने 5वीं जमात से ऊपर जो निज़ाम था, इनका सिलेबस जो था वो सेम कर दिया। चीज़ है कि सरकारी स्कूलों में बहुत तालीम याफ्ता हमारे बच्चे हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है, अक्सर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम है। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो आया है NEP आया है 2020, जो आया है 2020 आया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो स्टूडेंट जिसमें जिसको इंटरेस्ट होगा वो वही सब्जेक्ट ले सकता है। जहाँ हम बात करते हैं मर्द की तालीम, फ़र्द की तालीम, औरत की तालीम, पूरे समाज की तालीम, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे जानना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या नज़रिसानिया किया हुआ है यहाँ के लोगों ने। जब से हमारी पंचायतें यहाँ पर बनी है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जो 70 साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ था वो हमारी पंचायतों ने डेवलपमेंट की है। इसमें हमारी बहुत सारी वुमेन्स भी है, लेडीज़ है जो जिसको सरकार ने हुकूक दिया था। आज तक हमारी वुमेन्स को कहीं बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता था। सरकार ने हमारी लेडीज़ों को, हमारी औरतों को मौका दिया है कि लोगों की खिदमत करने का और ये पॉलिटिक्स करने का, लोगों के काम करने का मौका दिया है आजकल। लेकिन हमारी जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, वो इस वक्त सिर उठा के बाहर निकलती है। हमें बहुत खुशी है इस सरकार पे। हम बहुत शुक्रगुजार है इस सरकार के कि जिन्होंने हमारी औरतों को मौका दिया है बाहर निकलने का और काम करने का मौका दिया है और आवाम की खिदमत गुजारी करने का मौका दिया है। हम सरकार के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और इसी के साथ साथ जब से हमारे इस पंचायतों में कुछ लेडीज़ें भी 5 सरपंच बनी है, और हमारे जितने भी यहाँ ब्रैंक कुकरनाग की बात करूँ मैं, 5 सरपंच बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया है। हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब से ये दुनिया बनी है, तब से लेकर आज तक पहले लड़कियों को जलाया जा रहा है, जिंदा दफन किया जा रहा था। जब से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तब से लेकर आज तक वुमेन एम्पावरमेंट वहाँ से ही शुरू हुआ था। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो एक ताजर थी, उन्होंने अपना कारोबार संभाला। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपना काम खुद करती। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे डिग्निटीज़ आई है। 51% यहाँ पर वुमेन
वुमेन का वोट है और 49% मर्दों का वोट है। इसलिए हिंदुस्तान को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारे यहाँ 33% वुमेन एम्पावरमेंट है तो इसको बराबर बराबर होना चाहिए। जहाँ तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, बहुत अच्छा सवाल है। सरकार को इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वुमेन फोक, यहाँ पर औरतें हमारी, इसमें हिस्सा लें। लेकिन कुछ सवालात हम पे भी आयद हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ, बहन, बेटी मार्केट में ना आए, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपनी बहन, बेटी, अपनी बीवी को इस फील्ड में उतारूं। हमारी 2 बहनें यहाँ पर हैं माशाल्लाह, परवीना जी हैं, मुनीरा जी हैं। जहाँ पर भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की मीटिंग हो, तहसील की मीटिंग हो, यह अपनी बात रखती हैं। मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ, इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और इनके घर वालों को भी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर आपने किसी बहन को, किसी बेटी को, घरवाली को इस फील्ड में उतारा, फिर आपको उसको मौका ही नहीं देते हैं बात करने का। एक हमारा सरपंच भाई, वो सरपंच ही नहीं है, उसकी बीवी सरपंच है। डीडीसी नहीं है, उसकी बीवी डीडीसी है। वहाँ पर उसका भाई, वहाँ पर उसका हस्बैंड काम करता है। तो इन मामलों में एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। अगर वो माँ, बहन, बेटी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हमें मौका देना चाहिए। मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी ग्राम सभा होती है उनमें, क्योंकि जब हम पार्टिसिपेट करेंगे ग्राम सभा में, उसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स वहाँ पार्टिसिपेशन होती है PRIs के थ्रू, तो वहाँ पे ये मसले होते हैं कि बहुत सारे मसले ऐसे भी हैं कि जो लड़कियां घर में बैठी अभी एजुकेटेड है, वो चाहे LLB करके या ग्रेजुएशन करके, उनके पास काम करने का जज्बा है, लेकिन उनको सही से प्लेटफार्म नहीं मिलता है अभी तक, क्योंकि ना उनको मिला है अभी तक। क्योंकि ये मसले होते हैं कि जब भी वो किसी के पास हो जाते हैं, उनके ऊपर समाज भी और डिपार्टमेंट चाहे जो भी होगा, तो बातें उड़ जाते हैं बीच बीच में। तो ये हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मसला बहुत सारे लोगों के पास है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट या जितने भी डिपार्टमेंट है उन पर ध्यान दे देंगे, तो इंशाल्लाह जो भी यंग यूथ होगा जो ड्रग्स के साथ करते हैं, लेकिन उनका बेसिक मसला यही है कि उनके पास कोई काम धंधा है ही नहीं। और जो एजुकेशन है, अगर वो एजुकेशन डिग्री लेके 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख जेब में रख के उनके पास बिजनेस नहीं है, ना उनको कोई आइडिया देता है कि आप स्टार्टअप थोड़ा चालू करो, जो भी होगा। तो खासकर उनको भी स्कीम मिलनी चाहिए, उनको भी फाइनेंस मिलना चाहिए, उनको भी सपोर्ट होना चाहिए। जिन फालफलान एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, 70 साल से इन सियासत करते थे यहाँ के लीडर, इन्होंने लूटा था गरीब लोगों को। आज हमारे पंचू सरपंचों ने करके दिखाया। जिन पहाड़ियों पर, जिन फालफलान एरियाज में रोड नहीं बने थे, गली कोचे नहीं बने थे, बिजली नहीं पहुँची थी, प्रोटेक्शन नहीं लगा था, वहाँ पर इस वक्त बिजली भी पहुँच रही है, पानी भी पहुँच रहा है, हर कोई फैसिलिटी उन गुजर बकरवाल लोगों को पहुँच रही है जब से ये सरकार बनी है। और जब से पंचायत राज यहाँ पर लागू हुआ है, हमारे पंच सरपंच बने हैं, DDCs बने हैं, तब से इन फालफलान एरिया में काम होने जा रहे हैं, रोड बन रहे हैं। इस वक्त देखो जल जीवन मिशन में कितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लोगों को घर घर पानी पहुँच रहा है, बिजली पहुँच रही है। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इसके साथ साथ हम LG साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने परसों एक ऐलान किया था, जो गरीब लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है अपना मकान बनाने के लिए, उनको भी 5-5 मरले ज़मीन दी जाएगी, जो अपना घर वो बना सकेंगे। तो ऐसे करके बहुत बहुत काम हुए हैं, हमारी पंचायतों ने किए, DDC ने किए, सरपंचों ने किए, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहते हैं, इनको और भी एम्पावर करो। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हो, आपने यहाँ प्रोग्राम किया है। जहां तालीम की बात आती है, वही अगर देखा जाए तो सेहतमंद कौम जो है वही तरक्की की ओर बढ़ सकता है। तो यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, यहाँ पे जितने भी हेल्थ सेक्टर्स है उनका कैसा निज़ाम है। 2018 में हमारी पंचायतें बनी, जहाँ की पंचायतों को एम्पावर किया गया, 23 डिपार्टमेंट पंचायतों को दिए गए। उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर है जो नंबर 1 पे आता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँगा तो हेल्थ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक टास्क दिया गया कि गरीब लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। 2011 की सेंसस के मुताबिक कुछ लोग हमारे रह थे जिनका गोल्डन कार्ड नहीं बन रहा था। उसमें हमारे PRIs ने, हमारे लोगों ने, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरों ने एक पॉलिसी फ्रेम की,
उस जो 2011 की पॉलिसी थी उसको चेंज करके राशन कार्ड की बेस पे जो लोग एंटर थे उनके गोल्डन कार्ड बनाने की एक प्रोग्राम शुरू किया। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, चाहे वो कोविड के दौरान, बीमारी के दौरान जो हेल्थ का सेंटर जो था वो नंबर 1 पे रहा। अगर उसके बाद जो हमारे आज 100% कंप्लीट हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो गोल्डन कार्ड हैं वो हर एक गरीब तक पहुँचे, वो उनके गोल्डन कार्ड बनाए गए और आज हमारे गरीब लोग उन गोल्डन कार्ड की वजह से बहुत फ़ायदे उठा रहे हैं, जो कि उनका खर्चा आता था कर्ज़ा लेके वो अपनी बीमारियों को इलाज करवाते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कार्ड हिजरा किए गए, उनसे वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो स्कीम है ये एक फ़ायदेमंद स्कीम है हमारे लोगों के लिए, हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए। रूबरू चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी कई दफ़ा हमने ये चैनलों पे दिया है, सोशल मीडिया पे दिया है। हमारा जो इलाका है वो ब्लॉक लारनू में पड़ता है, मत्ती गावरन उसका नाम है, और हम मथिंदू में रहते हैं। तो हमारे इलाके में 2006 में हॉस्पिटल की वो जो प्लंथ है वो लगी थी, ठीक है। तो हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब से, BMO साहब से और तहसीलदार साहब से बहुत पुरजोर गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके वहाँ पे एक बार आके विज़िट कीजिए कि वहाँ पे कौन सा काम हुआ है। आप बोल रहे हो हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है कुकरनाग में, क्या हम गांव के लोग हैं, गांव के लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं है? मेहरबानी करके उस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करें। अगर वहाँ पे PHC है तो वो PHC नहीं है, खुदा की कसम वो PHC नहीं है, वो मतलब बिल्कुल खंडर बना हुआ है, दीवारों पे घास आ गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। या हेल्थ सेक्टर जहाँ पे मतलब लोगों का इलाज होता था, ठीक है, वहाँ पे अब लोग ख़राब हो रहे हैं। मेहरबानी करके वहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए। हमारा इलाका मथिंदू में पड़ता है। जहाँ तक बात हेल्थ सेक्टर की है, हेल्थ सेक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हर जगह जो हेल्थ सेक्टर फैसिलिटीज़ बेस्ट है। जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हेल्थ सेक्टर है वो हमें बेस्ट एवर सर्विसेज प्रोवाइड करे, वही हमें ये भी देखना होता है कि वो किन हालात में काम करते हैं। एक हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिनको पब्लिक रेथ का फेस हर वक्त करना पड़ता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो, कोई इमरजेंसी हो तो डॉक्टर्स स्ट्रेस में रहते हैं। एक्चुअली डॉक्टर्स जो है वो 24/7 काम करते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट का भी एक दायित्व बनता है कि वो हेल्थ सेक्टर को अगर कहीं पे अपग्रेड करना होगा या कहीं पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी, जैसे मथिंदू की बात की इन्होंने, ऐसे हमारे कपरन एरिया में है, वेरीनाग में है, सादीवारा में है, कमर में है। ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जहाँ हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करेंगे एज सिटीजन्स कि हमें बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दी जाए, लेकिन वही हमें ये भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर्स जिस स्ट्रेस से गुज़रते हैं तो वो भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो रात दिन काम करते हैं। मैं डॉक्टर शाहिद बांडे ऑन बिहाफ ऑफ BMO साहब एंड ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ सेक्टर जावेद साहब से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दिस इज़ नॉट ए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। ये दिस इज़ बेसिकली ए CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं होता है। सो हमारी पहली मांग यही रहेगी कि आप इसको अपग्रेड करवा दीजिए फ्रॉम CHC टू SDH, नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जावेद साहब ने बोला कि सर्जरीज नहीं होती हैं, मैं खुद एक जनरल सर्जन हूँ, प्लस मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन भी हूँ। तो आपको मैं दोनों यहाँ पे सर्जरीज होती हैं। परसों हमने 2 मंथ्स बैक हमने एक 1.5 ईयर ओल्ड बच्चा किया, 1.5 साल का बच्चा कुकरनाग में आपके इलाके में किया। तो इतना छोटा बच्चा यहाँ पे हमने आपको किया। हमारा जो वर्क डन है सर्जरीज़ का, जो सर्जरीज़ का वर्क डन है, कम से कम LSCs जो होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं 80, यानी कि उसमें इमरजेंसीज भी आती हैं और ये क्या बोलते हैं इसको, इलेक्टिव भी आते हैं। उसके बाद जो हमारा जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, हम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी कुकरनाग में ही सर्जरी हुई है और वो इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। कम से कम हमारे यहाँ जो सर्जरीज होती हैं, कम से कम 20 to 30 जो होती हैं वो मेजर सर्जरीज होती हैं पर मंथ, और इसके साथ साथ 30 to 40 जो होती हैं वो माइनर सर्जरीज होती हैं। इसके साथ साथ हम पीडियाट्रिक सर्जरी, चूँकि मैं खुद एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, तो पीडियाट्रिक सर्जरीज भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वो भी कुकरनाग डिस्ट्रिक्ट में, कुकरनाग तहसील में। अच्छा, रही बात अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस की, तो हमारी जो पोस्ट स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 4 स्ट्रेंथ्स हैं। एक सर्जन है, एक
एनेस्थीसिया है, एक कंसल्टेंट जो गायनी में है और पीडियाट्रिक्स है, और वो सारी के सारे पोस्ट ऑक्यूपाइड हैं, कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। मैं अगर डिपार्टमेंटों की बात करूं तो इस टाइम नंबर 1 पे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट आता है पंचायतों के अंदर, जिन्होंने नंबर 1 पे काम किया है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं मैं इस रोबरो प्रोग्राम के तहत। उसके बाद हमारी अगर बात की जाए, मैं एक एडिशनल आपका सवाल करने के बगैर एक बात करूंगा, मिशन यूथ पे बात करूंगा, जो कि मिशन यूथ का जो एक प्रोग्राम चला था, हमारे यूथों ने क्या किया, हमारे पंचायतों को हुक्म दिया गया कि आप यूथ के लिए काम कीजिए, यूथों की टीम बनाइए, यूथ का एक ग्रुप बनाइए जो कि वहाँ पे फ़ायदे उठाएं और अपना रोज़गार चला सकें। हमारा जो लारनू ब्लॉक है, वहाँ जो बीएमओ का ऑफिस है वो लारनू ब्लॉक में है, और बदकिस्मती की वजह से वो कुकरनाग में बैठते हैं। उन्होंने लारनू ऑफिस कभी देखा भी नहीं है। उसके बगैर अगर आप देखोगे कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आज यहाँ पे जितने भी हुकूमतें गुजरी, चाहे हम एनसी की बात करें, पीडीपी कांग्रेस की बात करें, तो यहाँ पे जितने भी हुकूमत, तो यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नए मॉडर्न प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंस्टॉल हुए। कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर मैं खारपुरा की बात करूँगा तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खारपुरा में जो है वो किसी ज़मीन पे बन चुका है और वहाँ पे वो घर वाला रहता है। इतनी बदकिस्मत की बात ये है कि कभी बीएमओ साहब वहाँ तक गए नहीं कि वो ये कहे कि ये घर वाला इस बिल्डिंग में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 10 लाख 12 लाख इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ घर वाला कैसे बैठ चुका है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मॉडर्न प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वो एक क्या कहें कि खट्टर सी बिल्डिंग जो है इसमें रहा है। और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर साहिबान आता भी नहीं है। अगर लारनू पीएचसी है, मथिंदू पीएचसी है, अगर एक डॉक्टर हफ्ते में एक डॉक्टर विज़िट करता है, कम से कम उस गांव में जहाँ पे 12 लाख गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं, एक बार ये बीएमओ साहब वहाँ पे विज़िट करे, वो देखे कि हमारे जो पैसे हैं ये कहाँ पे इन्वेस्ट हमने किए। और हमारे डॉक्टर साहब वहाँ जाते हैं। जैसे नमाज हम किसी भी जगह पढ़ते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी ज़मीन पर मस्जिद है, इसलिए मसला उठाना भी उसी तरह का है। इधर अनंतनाग का कोई आदमी अनंतनाग का मसला उठा सकता है, क्योंकि प्रोग्राम ही इसलिए है। इधर आपको इधर शांगस का आएगा, वो भी मसला अपना उठा सकता है। इसी तरह हम डूरू से आए हैं, डूरू में हमारे एक अस्पताल बना हुआ है, उस अस्पताल से निकाल के उसको दूसरे जगह शिफ्ट किया हुआ है। कम से कम 1 अरब रुपए की बिल्डिंग खड़ी है। जच्चा और बच्चा अस्पताल हम 10 साल से डिमांड कर रहे हैं कि उसमें जच्चा बच्चा अस्पताल खोलिए। हमको 150 किलोमीटर श्रीनगर जाना पड़ता है, तब तक बहुत मौतें होती हैं हमारे एरिया में। साल भर में कम से कम 20, 25, 30 लेडीज़ डेथ हो जाती हैं, जिनको ये दर्द होता है, दर्द ज़्यादा होता है उनको श्रीनगर पहुंचाने में। तो क्यों ना एक बच्चा का, अगर आप तरक्की का ढिंढोरा पीटते हैं, अगर आप कुछ, ये तो सिर्फ पंच और सरपंच की बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। ये डीसी साहब पहुंचा सकता है ये मैसेज। क्यों ना उधर एक जच्चा बच्चा अस्पताल को बनाया जाए। जब बिल्डिंग रेडी है, ज़मीन रेडी है, सब कुछ लगा हुआ है, उसमें वो ड्रग्स का अड्डा बन चुकी है वो बिल्डिंग। रात में उधर कौन रहता है, मतलब बेरारवी फैलती है उस बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग को हालत वाले अपने कब्जे में नहीं ले रहे हैं, जब वहाँ ब्लड बैंक भी बना हुआ है, ऑपरेशन थिएटर भी बना, सब चीज़ बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है। अब स्ट्रेंथ करने के लिए क्या है कि NTPHCs को जोड़ा गया है। पिछले महीने हमने एक NTPHC वतनाड जो है वो हमने टेक ओवर कर दिया है। तो उसमें क्या है कि एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट रहता है, जो कुल स्ट्रेंथ है NTPHC, लेकिन वो 24 आवर इंटू 7 नहीं चलता है। 24 इंटू 7 हमारे 4 PHC चल रहे हैं, जिनमें से PHC वांगाम, PHC लारनू और PHC एकिंगाम चल रहा है, क्योंकि वो 24 इंटू 7 गवर्नमेंट से ही आए हुए हैं। नंबर 3 चीज़ जो हमारे अमजद साहब ने जो बात उठाई थी आयुष्मान भारत के हिसाब में, मैं आपको बोलूं कि जो हमारा आयुष्मान भारत है वो नंबर 1 पे है इस टाइम। चाहे वो ड्रग्स के सेल में हो, आयुष्मान भारत के सेल में हो, हमारा जो अनंतनाग में जो सबसे ज़्यादा सेल करता है आयुष्मान भारत के ड्रग्स, वो हमारा कुकरनाग डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो कुकरनाग तहसील है वो कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी जो ओवरऑल NFSA है, यानी कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट, उसमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख पॉपुलेशन है हमारी यहाँ की। इट इज़ अराउंड 96 to 97% कवरेज है आयुष्मान भारत की। और आप देखेंगे कि अराउंड जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो काफ़ी करोड़ में जा रहा है आयुष्मान भारत की वजह से, और वो फ्री सर्जरीज हो रही हैं। अगर किसी को भी कोई भी रिकॉर्ड ज़रूरत हो, वो आप हमारे BMO साहब से कलेक्ट कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा, मैं अपने इलाके की बात करूंगा, जहां पर आपने PHCs बनाए हैं,
सरकार से गुजारिश रहेगी कि आप उन PHCs को ऑगमेंट करें। नए अस्पतालों से, नए PHC से बेहतर है कि जो आपके पास बने पड़े हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स की कमी है, आप उनको ऑगमेंट करें। मैं एक मिसाल दूंगा, कांडीवारा हमारा एक गांव है, वहाँ पर ST बस्ती भी है, कश्मीरी बस्ती भी है। मुझे लगता है कि इस इलाके को नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता होगा, जब वहाँ पर वो गाड़ी का एक्सीडेंट, बच्चों के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ हमारे लड़के वहाँ पर, कुछ हमारे बच्चे वहाँ पर शहीद हुए थे। तो उस वक्त से लेकर आज तक अस्पताल पड़ा है, लेकिन फिर जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, हाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन तब से लेकर 2 साल से पड़ा है। गुजारिश रहेगी कि आप उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें जहां पर आपके पास PHCs बने हैं, ब्यूटीफुल PHCs बने हैं, हिलर हो, बमडूरा हो, उनको आप ऑगमेंट करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे, चाहे वो कोई भी पेरिफेरल जो हॉस्पिटल्स है, अनंतनाग तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, हमारे जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स है, चाहे वो कुकरनाग हो, चाहे वो अच्छबल हो, वेरीनाग हो, डूरू हो, काजीगुंड हो, वहाँ पे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी सर्जरीज होती है वहाँ पे। हमारे डूरू हॉस्पिटल में है या हमारे जो बाकी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में हैं, दिन ब दिन फैसिलिटीज़ के साथ साथ में हमारी जो सोच है वो भी बदल रही है। और हमें हर वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे एक चैलेंज होता है, अगर नॉर्मली आप किसी को कहेंगे कि मुझे पानी पीना है, तो पानी एक ऐसी चीज़ है आप रुक नहीं सकते हैं। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो 4% लोग जो बाकी रह रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई सर्जरी करने आया हमारे पास कुकरनाग में, तो हम क्या करते हैं, हम ऑन डिमांड ही उधर ही बना देते हैं उसका गोल्डन कार्ड, और उसकी जो सारी सर्जरी है A to Z सारी फ्री हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, अब जो टेक्निकल इश्यूज़ है, जैसे उन्होंने बोला, अमजद साहब ने बोला कि जो 4% लोग हैं उनमें अभी मतलब ये नहीं होता है, जैसे अंडर 5 ईयर एज जो है, तो हमने क्या किया है उनमें कि जो उनके पेरेंट्स हैं जिनको गोल्डन कार्ड है, हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू पेरेंट्स अप टू 5 ईयर्स। उनका आधार कार्ड और वो नहीं बना होता है, तो हम जो फैसिलिटीज़ ऑक्यूपाई उनको दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं ड्यू टू पेरेंट्स। अच्छा, अब जो जिनको प्रॉब्लम है फिंगरप्रिंट या बाकी चीज़, हमने उसमें ये कर दिया है कि हम उसमें आधार कार्ड बेस्ड अब ये आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको आप कहेंगे कि मुझे पेन है, पेन एक ऐसी चीज़ है आप रुक नहीं सकते हैं, लेकिन इस पेन के साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि अगला जो है वो भी इंसान है जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। अल्लाह ने डॉक्टर को एक हैसियत बख्शी होती है और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, तो हमें डॉक्टरों की और जो मेडिकल टीम है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो बाकी जो ट्रेजेडीज़ दिन ब दिन, जाए रोड एक्सीडेंट्स RTS होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में, या बाकी जो हमारी जो माएँ बहनें हैं, उनकी डिलीवरी के वक्त मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से हेल्थ सेक्टर में चेंज आई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, जो कि एक डॉक्टर के हाथ में नहीं है, वो दायित्व गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पेशी है उसको पूरा करें। आज से ठीक 1-1.5 साल पहले यहीं पे रूबरू की टीम का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बहुत सारे मसाइल एजुकेशन के बारे में रेज़ किए थे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से शायद गवर्नमेंट तक वो बात पहुंची। आज हम गवर्नमेंट का किसी हद तक मशकूर हैं कि उन्होंने 5वीं जमात से ऊपर जो निज़ाम था, इनका सिलेबस जो था वो सेम कर दिया। चीज़ है कि सरकारी स्कूलों में बहुत तालीम याफ्ता हमारे बच्चे हैं। जो हमारे प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल है, अक्सर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम है। तो हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो आया है NEP आया है 2020 जो आया है 2020 आया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो स्टूडेंट जिसको इंटरेस्ट होगा वो वही सब्जेक्ट ले सकता है। शेक्सपियर का कौल है, नथिंग इज गुड एंड बैड, थिंग्स मेक्स इट सो। एटलीस्ट +2 तक बच्चों को मोबाइल फ़ोन ना दिया करें।
बच्चे इसलिए बायतुल चाहते हैं कि ताकि वहाँ पे एक अच्छा टीचर हमें मिले और वहाँ पे हमें अच्छी एजुकेशन मिले। गवर्नमेंट स्कूलों में हाजिरी कितनी है, जबकि अरबों रुपया खर्च करती है गवर्नमेंट एजुकेशन के सिस्टम पर। एक पेरेंट कुछ भी करेगा लेकिन अपने बच्चे के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। जितनी महंगी एजुकेशन आ जाए, आने वाली नस्लें इस एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। तो इंसान को ये चाहिए कि एक गोल होना चाहिए ज़िंदगी में, क्या हमें क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। नाजरीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हर एक चीज़ का वक्त जो है वो मुकर्रर किया होता है और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो नाजरीन, अगर आप भी चाहते हो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हो। तो नाजरीन, दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।